हाँ जी बेटा, वेलकम। तो क्या चल रहा था कल? वी हैव स्टार्टेड गॉस लॉ। ओके, तो क्या स्टार्ट किया बेटा लास्ट टाइम हमने? वी हैव डन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइ से डिनोट किया। ओके, ई डॉट ए या ई डॉट एस या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बेटा ये हमने फार्मूला किया। यूनिट इसकी क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट, मीटर भी थी। उसके बाद बेटा क्या स्टार्ट कर दिए थे हमने? गॉस लॉ। गॉस लॉ में हमने क्या किया हुआ है अभी तक कि जी स्टेटमेंट होगी, इसकी प्रूफ भी हो ही गया था। स्टेटमेंट होगी, प्रूफ होगी। आज इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, एंड आफ्टर डूइंग न्यूमेरिकल्स, आफ्टर डूइंग 1 or 2 न्यूमेरिकल्स, वी विल गो फॉर सम प्रूफ्स। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे आ जाएंगे, सीबीएसई के हिसाब से कुछ डेरिवेशन वगैरह है वो आ जाएंगी आपकी, एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन डू सम न्यूमेरिकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गॉस लॉ। स्टेटमेंट आपको पता ही है कि इन ए क्लोज्ड सरफेस, ये कोई भी क्या है? क्लोज सरफेस है। इसमें अगर कुछ नेट चार्जेस हैं, नेट चार्ज मान लो, क्या मान लेते हैं हम? क्यू नेट। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है, फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम मैथमेटिकल फिर लिख रहे थे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वी आर हैविंग अ डायपोल, मान लो हमने, हमारे पास एक क्या है? डायपोल है, और डायपोल को हमने, ये डायपोल है, ये नेगेटिव है, प्लस है, यू नो दैट डायपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी, इस क्लोज सरफेस में डायपोल को रख दिया। कोई कभी कभी वो पूछ लेता है डायपोल की क्या निकालो जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो। तो बेटा इस बार आप देख सकते हो नेट चार्ज कितना है इसके अंदर? नेट चार्ज कितना है? 0, बिकॉज नेट चार्ज इज 0, तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो बेटा डायपोल चाहे 1 रख दे, 2 रख दे, 4 रख दे, 10 रख दे, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, डायपोल वाले केस में इसकी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएगी? 0 आएगी, बिकॉज क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0 होता है। ओके जी, एक ये हो गया ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। अब एक दो क्वेश्चन कराते हैं बेटा एनसीईआरटी के। ओके, लेट, हमने बोला कि एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है? एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, क्वेश्चन डालते हैं आपको कि जी ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, वही अपना एक्स वाई और जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। अब बेटा इसमें ए डिस्टेंस पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मान लो एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे? एट डिस्टेंस ए एक बॉक्स पड़ा है। ओके, ये हो गया जी आपका बॉक्स। इसकी साइड भी क्या दे रखी है? क्यूबिकल बॉक्स। इट्स ए क्यूबिकल बॉक्स एंड इट्स साइड इज इक्वल टू ए, ईच साइड इज इक्वल टू ए। ओके, ये भी डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस हो गया ए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इस रीजन में अगले ने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा है कि उसका एक्स कंपोनेंट अवेलेबल है, वाई कंपोनेंट कह रहा है 0 है, जेड कंपोनेंट भी कह रहा है 0 है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ई एक्स गिवन, ई एक्स मान लो दे रखा है 800 आई, एक्स कंपोनेंट हो गया, आई लिखने की जरूरत नहीं है जब लिख ही दिया। 800 न्यूटन पर कूलम, ये ई की वैल्यू हो गई। ई इज 800 न्यूटन पर कूलम, ई वाई 0, ई जेड इक्वल टू 0। ओके जी, क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज
फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। बेटा यू आर सीइंग कि Ex तो जीरो है, Ez जीरो है, और Ey जीरो, Ez जीरो, और Ex की वैल्यू कितनी है? Ex की वैल्यू है 800। अब ना तो ये चेंज होगा, ना ये चेंज होगा, ना ये चेंज होगा। हमने जज कर लिया कि इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड है ये? इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस में ही है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना उसके, ऊपर से उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इतना क्लियर है कि फील्ड इज यूनिफॉर्म बेटा। तो यहां पर थ्रू आउट रीजन आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आपको पता है, ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। अगर हमने क्यूब की क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? फ्लक्स कैलकुलेट करनी है मान लो, तो इसके 6 फेसेस हैं। इट इज हैविंग 6 फेसेस। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टॉप फेस देखते हो तो इसका ds बता दिया, नॉर्मल ऊपर जाएगा। अगर ये वाला फेस देखोगे, इसका नॉर्मल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल बेटा नीचे वाली डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये जो फेस आ रहा है आपके सामने, इसका नॉर्मल आपकी तरफ आ जाएगा, और बैक फेस का नॉर्मल पीछे की ओर चले जाएगा। ओके, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अगर बेटा आप चेक करते हो, ईच फेस की फ्लक्स देखते हो, तो दिस फेस इन दिस केस, अगर इस पार्ट की फ्लक्स देखूं मैं, तो इट विल बी E, जिसका मैग्नीट्यूड है कुछ, चलो इट विल बी E इंटू इसका एरिया a स्क्वायर हो जाएगा। बट इस टॉप फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो ये रेड वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 जीरो होता है, इसलिए बेटा ऊपर वाले पार्ट की फ्लक्स तो कितनी हो गई? 0। अब ऐसे बेटा नीचे वाले पार्ट में भी नॉर्मल नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, इस पार्ट की फ्लक्स भी क्या हो जाएगी? 0। ओके, ये जो तुम्हारी तरफ आ रहा है फेस, नॉर्मल तुम्हारी तरफ, फील्ड इस तरफ, ये नॉर्मल, ये हो गया फील्ड। चेक कर लो, एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0। पीछे वाले फेस की भी फ्लक्स हो जाएगी 0। तो बेटा 4 फेसेस की फ्लक्स तो क्या हो जाएगी? 0 होगी। अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2, नीचे वाले का ये हो गया 1, नहीं इसका 2 मत रखो, नीचे वाले का 2, सामने वाले का 3, पीछे वाले का 4, इस पार्ट का 5 और इस पार्ट का 6 रख दिया। तो बेटा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 तो क्या आ गई? 0 ही आ गई। चेक कर लो, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 तो क्या हो गई? 0। और बचते 2 फेसेस। अगर इस पर्टिकुलर फेस की यानी 5 5 की फ्लक्स कैलकुलेट करनी हो, 5 5 की, तो इट विल बी E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ चेकआउट। नॉर्मल भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल यहां पे बन रहा है 0 डिग्री। एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसलिए बेटा इसकी फ्लक्स आ जाएगी E A cos 0, जो कि हो जाएगी E A, साइड अगले ने दे रखी है E इंटू ए स्क्वायर। ओके, दिस इज 5 5, कितनी आ गई? E इंटू ए स्क्वायर। होपफुली यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आप बचता है 6th फेस। अब 6th फेस में चेक कर सकते हो, ये रेड वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो गया, आप चेक कर सकते हो, इस बार जो फ्लक्स आएगी दैट विल बी E, इसका एरिया इंटू कॉस ऑफ 180 -1, ये बन जाएगी -E
ए स्क्वायर चेक कर सकते हो, माइनस ई ए स्क्वायर। तो बेटा जी 5 6 कितनी आ गई, माइनस ई ए स्क्वायर। 5 आ गई ई ए स्क्वायर, 5 6 आ गई माइनस ई ए स्क्वायर। अगर उसने बोला होता फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, तो ईच फेस की जो फ्लक्स है वो आ गई 5 1 5 2 5 3 5 4 0, यानी कि जहां पे भी 90 डिग्री है वहां पे 0 हो जाएगी। बार बार ये क्वेश्चन आएगा। 5 आएगी ई ए स्क्वायर, 5 6 आ गई माइनस ई ए स्क्वायर। और अगर कहीं उसने बोल दिया होता फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इसके थ्रू नेट मांग रहा होता, नेट, तो नेट आ जाती, इन सब का सम कर दो, 4 तो पहले 0 है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रेस कर रहा था, स्टार्टिंग में आई हैव स्ट्रेस्ड कि जी ई वाई ई जेड तो है ही नहीं, और ई एक्स जो है इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी स्ट्रेस कहां पर थी कि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अब बेटा अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, सरफेस आपका क्लोज्ड हो, फील्ड यूनिफॉर्म हो, सरफेस क्लोज्ड हो, और वो कंप्लीटली फील्ड के अंदर पड़ा हो, कंप्लीटली फील्ड के अंदर पड़ा हो, तो फ्लक्स वैसी क्या आनी थी, 0 आनी थी। इट वाज क्लियर कि फ्लक्स क्या आएगी, 0 आएगी। बट सॉल्व करके पता लग गया, आगे से याद रखना है कि इफ वी आर प्रोवाइडेड विद सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कैसा फील्ड है, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई क्लोज्ड सरफेस पड़ा है, क्लोज्ड, यार चाहे क्यूबिकल हो, ओके, चाहे ये फिर सिलेंड्रिकल हो जाए, स्फेरिकल हो जाए, इर्रेगुलर शेप का ही क्यों हो जाए, अगर आपको बोल दिया गया है सरफेस इज क्लोज्ड, फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज कंप्लीटली प्लेस्ड इन द फील्ड, तो वैसे ही इन सब केसेस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जानी है, 0 आ जानी है। जितनी फील्ड लाइन एक साइड से एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइन दूसरी साइड से निकलेंगी भी। ओके, जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी निकलेंगी, यानी जितनी नेगेटिव फ्लक्स है उतनी ही पॉजिटिव फ्लक्स होगी। नेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद रखना, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, नोट कर लिया होगा। तो फील्ड यूनिफॉर्म तो फ्लक्स क्या आनी है आपकी, 0 आनी। ओके, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट ये जो 800 है ना, बाकी सब सेम रखते हैं। हम 800 के साथ मान लो क्या लगा देते हैं कि इसको हम कर देते हैं 800 x कर देते हैं। इसको क्या कर दिया, 800 x कर दिया। लेट अब ये 800 x हो गया, और यहां पे इस क्वेश्चन में जो साइड a दे रखी थी ना, इसी क्वेश्चन में a की वैल्यू भी कर देते हैं, कुछ भी कर दो, 0.1 मीटर कर दो। ओके, 0.1 मीटर कर दिया हमने। अब बेटा 800 के साथ जब x लग गया तो ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहा, डिपेंडेंट ऑन x हो गया। x की वैल्यू चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में भी क्या आता रहेगा, चेंज होगा। अगर x चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब देखते हैं आंसर 0 आता है कि नहीं, इसी से कर देंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस केस में जो भी यहां पर फील्ड था, ओके, ई ए स्क्वायर कॉस 90, तो यार फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, कॉस 90 वाली टर्म ने इसको क्या करवा दिया, 0 करवा दी। ओके, तो जो 4 केसेस थे ना, 4 केसेस 5 1 5 2 5 3 5 4, वो 0 हो रहे थे। क्यों 0 हो रहे थे, वो कॉस 90 वाली टर्म के कारण 0 हो रहे थे। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं ना चेंज हो रहा, डायरेक्शन तो एक्स वाली है।
सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो ये चार जो फैक्टर जीरो आ रहे थे डायरेक्शन के कारण आ रहे थे, एंगल इन चारों में अभी भी 90 बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो आएंगे 0, ये सही लिखे हुए हैं। अब आते हैं किस पे, ये वाले 5-5 पे आते हैं। बेटा 5-5 में सही है ई ए कॉस 0, ओके, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0। पिछली बार तो वो जो 800 दिया हुआ था ना, उसको पुट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तो इंडिविजुअल फाइंड करनी होती तो आप ई की वैल्यू 800 पुट कर देते, लेकिन नेट में तो ओवरऑल 0 ही आ गया था। ओके जी, अब वहां पे तो जरूरत पड़ी नहीं, यहां पर देखते हैं नेट 0 आएगी कि नहीं आएगी, वैसे आएगी नहीं। इस पर्टिकुलर जगह पर जब आपने 5-5 फाइंड किया तो आपने लगाया ई ए कॉस 0, बिल्कुल सही लगाया। ओके, ई ए भी सही लगाया, ई ए स्क्वायर भी सही है। आगे बढ़े हम, अब ई की यहां वैल्यू पुट करेंगे। अब ई की बेटा जी वैल्यू है 800 एक्स। क्या वैल्यू है ई की, 800 एक्स। अब बेटा जहां पर आप ई फाइंड कर रहे हो वहां तक एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2a हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि ए तो यही दे रखा है, ए यहां पर है। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस लाइन पे कितना होगा, 800 इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू वहां पे कितनी है, 2a है, चेक कर सकते हो। दिस इज a, दिस इज, यहां पे आते आते 2a हो जाएगी, तो यहां आएगा 2a, तो ये बन जाएगा आपका 1600a क्यूब आ जाएगा। चेक करो, डायरेक्शन फ्लक्स की होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, कितना आ गया 1600 a क्यूब। ओके, अब आ जाओ इधर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 5-6 जो आपने कैलकुलेट किया था, ई ए -1, बहुत बढ़िया, सही है, माइनस ई ए स्क्वायर। लेकिन बेटा आप इसको ई नहीं लिख सकते आप, बिकॉज ई किसका नाम दे दिया उस पर्टिकुलर वाले पर, इस जगह पर ई की वैल्यू सेम नहीं है। हमें इसको क्या लिख देना चाहिए, ई डैश लिख देना चाहिए। इसको भी मैंने ई डैश लिख दिया, समझो ई कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा ई की वैल्यू में चेंज होता जाएगा, क्योंकि ई के साथ क्या लगा दिया, अगले ने एक्स लगा दिया। ओके, तो यहां पर अब माइनस ई डैश, इसको भी क्या लिखो फिर, 5-6 वाले को ई डैश लिख दो, ये ई डैश ए स्क्वायर हो गया। ई डैश की जगह चेक करो क्या लिखोगे, ई का फार्मूला है 800, 800 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या है जी, एक्स। अब इस जगह पर एक्स की वैल्यू है ए, वहां 2a थी, यहां a है, यहां क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो 5-6 की जो वैल्यू बनकर आ रही है वो आ रही है -800 a क्यूब। चेक करो, 5-5 की वैल्यू कितनी थी, 1600 a क्यूब, और ये कितनी आ रही है 800 a क्यूब। इट इज 800 a क्यूब, वो कितनी थी 1600 a क्यूब। अब इस हिसाब से यू कैन चेक आउट दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते वक्त एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देयरफॉर फाई नेट, अब चेक कर सकते हो, ये चार तो जीरो ही चल रहे हैं, दिस प्लस दिस, ये 1600 a क्यूब है, ये 800 a क्यूब है, माइनस हो रहे हैं, कितना आ रहा है, आंसर विल बी 800 a क्यूब। ओके, फाई नेट आ गई 800 a क्यूब की जगह अब वैल्यू पुट कर सकते हो, a दे रखा था 0.1 यानी 10⁻1 का क्यूब, ये बन जाएगा 800 इंटू 10⁻3। यहां पे क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो तो 0.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चेक कर सकते हो, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होगी यहां की नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको नोट करो, उसके बाद फिर आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। यस बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा है और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या करने हैं आज, कुछ न्यूमेरिकल्स।
तो बेटा फर्स्ट तो न्यूमेरिकल आपका यही है, एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है बेटा, चेकआउट करते हैं इसको। ये फिगर है आपकी, गिवन में है कि बेटा देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, 200I एंड -200I, ये आप देख ही रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। ओरिजिन है, आधा इधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा हुआ है, ओके। पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और बेटा एक्स की नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्या फाइंड करनी है इसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी हो तो फार्मूला तो वही, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डॉट ए। अब बेटा चेक करते हैं, जब ये खुलेगा तो एंगल आएगा। अब एंगल तो बेटा हर जगह अगर सेम हो तो एक ही बार में हो जाता होता है, लेकिन अगर एंगल हर जगह सेम नहीं है तो ये एक ही बार में इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसको स्प्लिट करना होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेक किया था। सो इफ आई सी बेटा दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, आप चेक कर सकते हो, नॉर्मल इसका इधर जाएगा, इस सरफेस का सर्कुलर पोर्शन का नॉर्मल इधर चले जाएगा, ओके। अब इसके ऊपर अगर कर्व्ड सरफेस पे, थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस, अगर बेटा हम नॉर्मल बनाने की कोशिश करें तो ये होगा ऊपर की ओर, ओके। अब इसमें 3 पोर्शन बन रहे हैं, ये रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 मान लो यार, इसको रीजन 3 मान लो यार। अब जब इसकी अलग अलग आप फ्लक्स निकालते हो तो चेक आउट थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस, थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस, चाहे इसका ds ऊपर ले लो चाहे इसका ds नीचे ले लो, थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस E और ds के बीच में, ये जो ds की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा चाहे थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस जहां मर्जी देखोगे, अगर यहां पे भी ले लोगे, ds ऊपर जा रहा है, नॉर्मल एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर यहां पे कहीं पे भी ले लोगे, ds यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ओके, यहां पे नेगेटिव साइड में है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर था, यहां पे भी एंगल 90 बनेगा। इस जगह भी एंगल कितना बनना है? 90 बन रहा है। तो थ्रू आउट कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो वो तो मेरे ख्याल से आपको समझ में लग गया होगा, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले केस में cos 90 0 होता है, फ्लक्स वैसे 0 हो जाएगी। इतने न्यूमेरिकल कर लिए, अब तक तो पता चल ही गया होगा, ओके जी। अब आता है ये वाला सरफेस, रीजन 2। अगर बेटा रीजन 2 की फ्लक्स निकालते हो तो इट विल बी ई ए कॉस ऑफ, नॉर्मल भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 0। तो ये बन गया cos 0, ओके। इट विल बी इक्वल टू E इंटू ए की जगह क्या लगा सकते हैं हम? E इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं। अब देख लो, ये वाला जो रीजन है इसको 1 बोल रखा है, तो फ्लक्स थ्रू रीजन 1 E A, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आ गया इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड में दे रखा है और पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में दे रखा है। अगर आप चेक करते हो तो ये भी बन जाता है cos ऑफ 0, चेक करना जी, इट विल बिकम E A, इट विल बिकम E इंटू पाई आर स्क्वायर। यू कैन सी नेट फ्लक्स कर्व सरफेस की तो 0 ही है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यार ये 2 इंटू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करते हो तो 2, ई मैग्नीट्यूड में कितने? 200। अब यहाँ पे डायरेक्शन पुट करने, डायरेक्शन नहीं शो करनी, आई वगैरह नहीं लगाने की जरूरत। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? क्योंकि ये तो वैसी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी 2 आ गया बेटा, ये 200 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, इंटू आर की जगह पर चेक कर सकते हो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इट विल बी 5
इंटू 10⁻², ये r हो गया, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। बाकी देखो सॉल्व करना आपका खुद का काम होता है। ओके, सॉल्व करना आपका खुद का काम है, थोड़ा सा जितना होता है उतना कर देते हैं। तो नेट फ्लक्स कितनी आ गई जी, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 3.14, 400 इंटू 3.14 इंटू 25 हो जाएगा इधर, इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करते रहना यार। ओके, सॉल्व इसको अपने आप करते रहना। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करा है, फाइंड नेट चार्ज इनसाइड इट। इसके अंदर का क्या चाहिए, नेट चार्ज भी चाहिए, उसके लिए गॉस लॉ आप पढ़ चुके हो। सेकंड पार्ट के लिए हमने बोला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू फाई। आपने यार ऊपर जो कैलकुलेट किया वो पुट कर देना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 होती है। फिर वही बात, आंसर निकालना आपका खुद का काम। ओके, आंसर निकालना आपका खुद का काम, इसको देख लेना। अब एक और क्वेश्चन है, इसको अपना रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए पॉइंट चार्ज। इसको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन होगा कि फाइंड द पॉइंट चार्ज फ्लक्स थ्रू ए पॉइंट चार्ज क्यू। ये को पॉइंट चार्ज है यार क्यू, इसके थ्रू एक फ्लक्स फाइंड करनी है। इसके कारण इस सर्कुलर डिस्क है कोई, या सर्कुलर कोई रीजन है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इसकी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी इसको। ओके, तो इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ तो क्या आनी चाहिए, फ्लक्स आनी चाहिए। अब वही फ्लक्स हमने फाइंड करनी है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितनी आएगी। ओके, अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें सिंपल था, ई ए कर दिया, एरिया नॉर्मल सब कुछ कांस्टेंट ही चलता था। एंगल अगर चेंज भी होता था तो हमने स्प्लिट कर देते थे, पूरे रीजन में कांस्टेंट, पूरे रीजन में कांस्टेंट, पूरे रीजन में कांस्टेंट। यानी इस पूरे रीजन में 0 ही था, इस पूरे रीजन में 90 था, यहाँ 0 था, यहाँ पे 0 था। ओके, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। एक तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक तो ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका एक पहले छोटा सा एक एनुलर रीजन लेना पड़ेगा। ओके, यहां से फ्लक्स फाइंड करनी है, हमने इसका छोटा सा एनुलर रीजन लिया मान लो। ओके, ये रीजन है कोई एनुलर रीजन इसका, जिसकी विड्थ मान लो, इसकी जो विड्थ है इस रीजन की, सर्कुलर रीजन की जो विड्थ है बेटा, वो मान लो ये चीज, इसको आप डी आर मान लो, ठीक है। इस छोटी सी जो विड्थ है उसको डी आर मान लो। इससे ये जो पोर्शन है इसका जो एरिया आएगा, एरिया ध्यान देना, इसका जो एरिया आएगा छोटा सा एरिया, ये जो रेड कलर का एनुलर रीजन है इसका एरिया, पूरी डिस्क का तो पाई आर स्क्वायर है, पूरी डिस्क का तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर इसका क्या है, रेडियस है। लेकिन इस एनुलर रीजन का लेते हैं अगर हम एरिया, तो ध्यान देना ये कोई एनुलर रीजन है। ओके, इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला फंडा लगाऊंगा। लेंथ इसकी है 2 पाई आर, जो भी इसका रेडियस है, और ब्रेड्थ इसकी है ये वाली चीज डी एक्स डी आर, जो भी मानते हो। ओके, वहां पर हमने ब्रेड्थ कितनी मान ली है डी आर, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, यानी इस छोटे वाले पार्ट का रेडियस वो आर है। छोटे वाले पार्ट का रेडियस, सर्कुलर रिंग का रेडियस आर है, उसकी विड्थ डी आर है। सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, उसकी विड्थ डी आर है। तो भैया इसकी जो लेंथ आई वो तो आई 2 पाई आर, और इसकी विड्थ थी डी आर। तो लेंथ ये ब्रेड्थ तो हो गई, ये एरिया बन जाएगा इसका, अगर समझ में लग गया हो तो इस छोटे से एनुलर रीजन का जो एरिया आएगा ds,
दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, इस रिंग का रेडियस इनटू डी आर। समझो समझो थोड़ा, ओके। अब पहले हम इस छोटे से जो पार्ट है उसकी फ्लक्स निकालेंगे डी फाई, दैट विल बी ई इंटू डी एस, दैट विल बी ई डॉट डी एस, ओके। अब ई की जगह, इस जगह पर इस चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो लगेगा, इस पॉइंट पर इस चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो लग जाएगा ई की जगह पर, ओके। कितना होगा, ई विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, चल अगर हम चेक करते हैं इस पॉइंट पर, अच्छा इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, हर जगह पर डिस्टेंस तो क्या रहेगा, इसका सेम ही रहेगा, ये वाला डिस्टेंस हर जगह पे सेम ही रहेगा। अगर मैं यहां से इस रिंग तक बिल्कुल पहुंचता हूं तो कौन बनेगा, कौन, तो ये डिस्टेंसेस सेम ही रहेंगे। इस डिस्टेंस को कुछ भी मान लो, ये जो डिस्टेंस होगा वैसे ये चाहिए मुझे, इट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर समझ में लगाओ तो इट विल बी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन बेटा इस पॉइंट पे चाहिए तो आर की जगह क्या आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ई मिल गया, डीएस मिल गया, ये पड़ा हुआ है। अब इनके बीच का एंगल, बेटा डीएस तो यहां से नॉर्मल लेना ना, डीएस जो है डीएस नॉर्मल होगा, तो इसका नॉर्मल सामने चले गया, ये ई इधर को जा रहा है, इसके बीच का एंगल क्या मान लो, थीटा मान लो, ओके। इस एंगल को क्या मान लो, थीटा मान लो। बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इधर से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, समझ सकते हो, ओके। अगर ये थीटा है तो इसको भी क्या बोलोगे, फिर थीटा बोलोगे। जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल से क्लियर है, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अगले स्टेप में डी फाई इक्वल टू ई की जगह के इंटू क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अभी ई की वैल्यू पुट की, अब डी एस की पुट करूंगा तो आ जाएगी 2 पाई आर इंटू डी आर, ओके। के इंटू की थोड़ी इंटीग्रेशन लगेगी हाई लेवल वाली, कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा रिजल्ट। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसको खोला तो क्या बन गया, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, वैल्यू पुट करो, इट विल बी डी फाई इक्वल टू ई, ओके। ई क्या कैलकुलेट किया था आपने, के क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस था, इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके जी। ई साथ में डीएस, डीएस कितना निकला हुआ है आपका, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर इंटू क्या था, डी आर, इट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, और फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी, रूट 1, हाइपोटेन्यूज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके जी। अब बेटा टोटल फ्लक्स फाइंड करनी होगी, टोटल, तो वो कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट सेंटर से लेके यहां तक ये आर था, 0 से लेकर ये टोटल आर इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। लिमिट इसकी लग जाएगी 0 से लेके कैपिटल आर, बिकॉज बेटा आर तक पहुंचना है ना। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो यार, के कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, क्यू भी कांस्टेंट है, 2 पाई वैसी कांस्टेंट है, अंदर जो बच रहा है दैट विल बी एक्स वैसी कांस्टेंट है, 5 क्यू बाहर आ गया, 2 पाई आ गया, एक्स भी बाहर आ सकता है, ओके। के निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, 2 पाई निकाल लिया, एक्स भी निकाल लिया। अंदर जो ये बच रहा है 0 से लेकर
आर तक इसकी लिमिट है, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये दोनों सेम ही हो गए, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी अगर आप इंटीग्रेशन कर लो, ये तो 2 कट गया, ये बन जाएगा क्यू, नीचे क्या बचेगा 2, ओके क्यू बच गया, नीचे क्या बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट गया बेटा, यहां से बचेगा x, इसकी इंटीग्रेशन करोगे अगर, लिमिट वगैरह लगाओगे तो इट विल बी 1 माइनस, इसको सॉल्व करके लिमिट वगैरह लगा दोगे तो इट विल बी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके जी, तो दिस विल बी योर आंसर। इसको थोड़ा सा अपना चेक कर लेना। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके सामने वैल्यू है आई जे के फॉर्म में, ई नोट दे रखा है, फाइंड क्या करना है इसमें, फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस इन वाई जेड प्लेन। रेक्टेंगुलर सरफेस वाई जेड प्लेन में कुछ नहीं है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ds, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, अगर मुझे एरिया भी वेक्टर फॉर्म में ही मिल जाए तो सीधा डॉट प्रोडक्ट करके भी आंसर आ सकता है। अब एरिया मैग्नीट्यूड में भी गिवन है, इट इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। ओके, कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है, वाई जेड। अगर बेटा वाई जेड प्लेन में होगा तो इसका नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करो। इट इज प्लेन इन वाई जेड प्लेन। देखो इसको मान लो वाई, ओके, ये कौन सी होगी तुम्हारी जेड, और ये वाली कौन सी हो गई एक्स हो गई। तो आप समझ सकते हो इफ इट इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन तो इसका जो नॉर्मल है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये जो एरिया गिवन है ना, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन इसकी क्या है x पॉजिटिव, और इधर से देखोगे नेगेटिव, इसको I लगा रहे हैं हम, ठीक है। इट विल बी 0.2 I। फाइंड द फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में पड़ा होगा तो x डायरेक्शन में जाएगा भाई, ओके। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds भी होती है, यहां पे तो सिंपल लगा देंगे ई डॉट ए लगाएंगे, एरिया आपके सामने है ये 0.2 मीटर स्क्वायर आई, सॉल्व करो, फाई इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करो, ई की, इट विल बी 2/5 ई नॉट आई, ओके, प्लस 4/5 ई नॉट जे डॉट, यहां पे क्या लग जाएगा डॉट 0.2 आई। समझो, अब डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है आई से, आई वाले जे से, जे वाले आई तो है ही, सिर्फ आई तो है उसमें, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2/5 ई नॉट इंटू 0.2, समझो समझो समझो, ये बन गया 5 इक्वल टू 2/2 इंटू 0.2, 0.4/5, 0.2 इंटू 2 0.4 हो गया, नीचे 5 आ गया, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻3, जो भी है इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर आता रहेगा। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बेटा इस टाइप के छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट से भी सॉल्व करते रहना, कुछ सैंपलिंग के तौर पर यहां पर हमने आपको करवाई दी है, ठीक है, सैंपलिंग के तौर पर यहां पर आपके सामने आ ही गए, ओके जी। अब आती है अगली बात, नेक्स्ट ध्यान देना, एक और क्वेश्चन सुनो। फिर हमने बोला ये एक स्क्वायर,
दैट इट इज अ स्क्वायर। इसके कोने पर एक चार्ज पड़ा हुआ है कॉर्नर पर, उसके थ्रू क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। कॉर्नर पे चार्ज पड़ा हुआ है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। अब बेटा सोचो कि जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो किधर को जाएंगी? अगर आप चेक करते हो तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ठीक है रेडियली आउटवर्ड से, बट इस सरफेस को तो क्रॉस नहीं करेंगी, इसके पैरेलल निकल जाएंगी। सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी, इसके कैसे निकल जाएंगी? बिल्कुल पैरेलल ही निकल जाएंगी। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स आनी है, फ्लक्स, इट विल कम आउट टू बी जीरो। क्रॉस नहीं करके निकलेंगी, इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगी कैसी आएगी? जीरो आएगी, जीरो। ओके, एक और सिचुएशन लो। लेट ये एक क्यूब है, क्यूब। ओके, ये क्यूब है और इसके बिल्कुल एंड सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है। अगर कोई कहता है इसके थ्रू फ्लक्स निकालो, तो गॉस लॉ आपने पढ़ लिया हुआ है। ये क्लोज सरफेस है, शेप इसकी जैसी मर्जी हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, जैसा भी होता, अगर बीच में चले गया तो इसके थ्रू जो फ्लक्स आनी है, फ्लक्स, इट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नेट फ्लक्स थ्रू द होल क्यूबिकल सरफेस। ओके, लेकिन अगर उसने बोला होता फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, तो बेटा अगर ये बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है सिमेट्रिकली, अगर ये बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है सिमेट्रिकली, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगी दैट विल बी 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज जब फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं तो दे विल गो इन ऑल साइड्स। ठीक है, ये चारों तरफ फील्ड लाइंस जा रही होंगी, हर सरफेस को क्रॉस करती हुई जाएंगी। जब ये हर सरफेस को क्रॉस करती हुई जाएंगी तो ईच फेस की जब फ्लक्स आएगी इट विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, नोट कीजिए इसको। हाँ नहीं बेटा, तो अभी आपने एक क्यूब वाली सिचुएशन देखी यार। अब ऐसी ना कई सिचुएशन दिखा देते हैं आपको। हमने बोला था कि ये क्यूबिकल सरफेस है। ओके, ये क्यूबिकल सरफेस है एंड सम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इट। इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। अगर बेटा इसके बिल्कुल अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, अंदर, तो नेट फ्लक्स कितनी आई थी? इट वाज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ईच फेस की कितनी आ गई थी? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। हमने इसको 1/6 कर दिया, इट वाज 1/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके जी। अब अगली बात, अगर सिचुएशन हो जाए, ध्यान देना कि चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब। चार्ज इसके सरफेस के ऊपर आ गया। ओके, एट द सरफेस। तो बेटा कुछ नहीं है, जब सरफेस के ऊपर आ गया ना, आप इमेजिन करोगे कि जैसे इसके ऊपर इतना ही एक और सरफेस है और ये बिल्कुल इसके सेंटर पे चले जाएगा। ओके, अब इस होल क्यूब के थ्रू, अगर होल क्यूब के थ्रू हमें फ्लक्स चाहिए हो तो इट विल बी, वी विल इमेजिन दैट इसके ऊपर दो बॉक्स बन जाएंगे। एक यहां आ गया, एक इसके ऊपर आ गया, ये बिल्कुल बीच में चल जाएगा। इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स आएगी ना इस केस में बेटा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इट विल बी हाफ ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो ऐसी जो मर्जी शेप हो,
जैसे इसकी जो मर्जी शेप हो, सिलेंड्रिकल हो तो भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, स्फेरिकल हो ये इसके अंदर चले गया तो भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में अगर ये सिलेंड्रिकल भी होता, सिलेंड्रिकल, और इसके सरफेस पे आता ये चार्ज क्यू, तो आप इमेजिन करोगे जितना ये है इतना ही ऊपर चले जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे चले जाएगा। इसके थ्रू भी फ्लक्स कितनी आ जाती, हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके थ्रू भी हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जानी थी। ओके, अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, हेमिस्फेरिकल बाउल होता, ओके, और चार्ज यहां पे पड़ा होता, तो भी हम इमेजिन करेंगे इसके ऊपर आधा आ जाएगा और इसके थ्रू भी फ्लक्स कितनी आनी थी बेटा, एप्सिलॉन नॉट। बात को समझो, हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब वाले पे चलते हैं, एक तो बिल्कुल सेंटर पे पड़ा, एक यहां पे पड़ा। एक सिचुएशन लो कि ये क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, फिर वही, और अपना जो चार्ज है ना, इट इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन, एक एज की सेंटर में पड़ा है। और जब ये इस पोजीशन में चले जाएगा तो आप इमेजिन करो आपने एक बॉक्स इसके सामने लगाया, जब सामने लगाओगे सरफेस पे चले जाएगा, फिर दो ऊपर और लगेंगे तब जाके ये सेंटर पे आएगा। इमेजिन करो ये 4 बॉक्सेस लगेंगे तब ये सेंटर पे आएगा, एक सामने आ जाएगा, सरफेस पे ऊपर फेस पे चले जाएगा, ऊपर 2 लगेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे चले जाएगा। यानी टोटल तो 4 लगने हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ इसी क्यूब की चाहिए ना, तो फ्लक्स हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। टोटल जो सिस्टम बनता उसकी बनती क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसकी बनेगी 1/4 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक और सिचुएशन हो सकती है कि अगर मान लो ये जो चार्ज है इसके कॉर्नर पे होता, चार्ज कहां पे होता जी, इसके एक किसी कॉर्नर पर। अब कॉर्नर पे होता तो आप इमेजिन करो 8 क्यूब्स लगेंगे टोटल इसको सेंटर पे लाने के लिए। साइड पे गया तो एज पे चले जाएगा ये, ओके, 2 उधर लगेंगे बीच में आ जाएगा, 4 हो गए तो अभी सरफेस पे आया, उसके सरफेस के बीच में, ऊपर 4 और लगेंगे। अब सोचना खुद पड़ेगा बेटा इसके बारे में। तो इस केस में टोटल कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, 8 क्यूब्स लगाओगे ना इसके आसपास। एक एज पे चले गया, 2 पीछे लग गए, सरफेस के सेंटर पे आ गया, ऊपर 4 लग गए, तब ये जाके बीच में आएगा। टोटल 8 क्यूब्स लगेंगे बेटा। आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट अगर पढ़ा हो वहां से इसका अंदाजा लग जाता है। तो ओवरऑल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आती 8 के सिस्टम में, लेकिन इसके थ्रू आ जाएगी 1/8 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सिचुएशंस और भी कई हैं, सिचुएशंस और भी कई हो जाएंगी। धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार में सब कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार में कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं लगेगा। फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करो, धीरे धीरे ट्राई करते रहो चीज़ों को, ये क्लियर होंगी बेटा। ओके, तो फ्लक्स गॉस लॉ की स्टार्टिंग के बाद अब अगली हम जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। ओके, एप्लीकेशंस में फिर एक हम एप्लीकेशन करते हैं, तब तक इसको नोट कर लो।